है उसके कंपैरिजन में। लाइफ स्टॉक का मतलब है ऐसे एनिमल्स जिनको फार्म में रखा जा सकता है, जैसे ह्यूमंस को किसी किसी न किसी तरीके से बेनिफिट होता है, इनकम वाइज कह सकते हो या प्रोडक्ट वाइज कह सकते हो, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है? एनिमल्स की केयर करना, रियरिंग करना और ब्रीडिंग करना। इसमें हमने पढ़ा था डेयरी फार्म मैनेजमेंट की, डेयरी फार्म को आप कैसे मैनेज करोगे, डेयरी फार्म में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, राइट, उनसे हमारा पर्पस क्या है। मेन तो हमारा मिल्क प्रोडक्शन पे फोकस है, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों ध्यान रखनी है। मैनेज कैसे करेंगे? कुछ पॉइंट से, वेटरनरी डॉक्टर को विजिट करना, क्लीनलीनेस मेंटेन करना, रेगुलर विजिट टू द वेटरनरी डॉक्टर, साइंटिफिक मैनर में फीड करना, ये बेसिकली इस तरीके से फार्म को मैनेज करना है कि एनिमल्स भी सेफ रहे, फूड प्रोडक्शन भी ज्यादा हो, और जो फूड प्रोड्यूस हो वो क्वालिटी वाला भी हो, राइट। ऐसे ही हमने पढ़ा पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, पोल्ट्री में कौन कौन से बर्ड्स आ जाते हैं, डक्स, हेन्स, चिकन, टर्कीज, ये सब आएंगे, ठीक है। इनकी जो मैनेजमेंट है वो क्या है? मैंडेटरी है। इधर आ रही है। तो इसमें हमारा पर्पस क्या है? एग्स है या फिर मीट प्रोडक्शन है। यहाँ भी हमारा सेम रहेगा कि एग्स और मीट की ईल्ड भी ज्यादा हो, ईल्ड का मतलब होता है पैदावार, प्रोडक्शन ज्यादा हो, ठीक है, और क्वालिटी भी अच्छी हो। ऐसा नहीं कि एक मुर्गी 100 अंडे दे रही है बट वो बेकार है, तो नंबर भी चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए। इनको मैनेज कैसे करेंगे? वही मेज का दलिया, क्लीनलीनेस, क्लीन वाटर होना चाहिए, प्रॉपर एरेशन होनी चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट वाज कि पोल्ट्री फार्म में बर्ड्स को आर्टिफिशियल लाइट के अंदर रखा जाता है। उसके पीछे रीजन क्या था कि इनकी जो एग प्रोडक्शन होती है वो लाइट पे डिपेंडेंट है, कितनी देर की लाइट मिलती है, कितनी लाइट की लेंथ है, ठीक है, और कितनी पावरफुल वो लाइट है, इंटेंसिटी, दोनों ही डिपेंड करती, डायरेक्टली अफेक्ट करती है एग की प्रोडक्शन को। तो सर्दियों में जब दिन छोटे होते हैं, जल्दी लाइट खत्म हो जाती है, और दिन छोटा होगा, दिन छुप जाएगा तो रोशनी नहीं रहेगी। नेचुरल और आर्टिफिशियल का कॉन्सेप्ट नहीं है, लाइट मिलनी चाहिए। इस लाइट का बेनिफिट क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड की इंटीरियर लोब एक्टिव हो जाती है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच और एफएसएच, ये हार्मोन्स आप रिप्रोडक्शन में बार बार पढ़ोगे। इसकी प्रोडक्शन एनहांस होती है तो एग की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। रेगुलर विजिट करानी चाहिए डॉक्टर के, कोई कोई इन्फेक्शन फैल रहा है तो टाइम पे उसका ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, ठीक है। ये तो था कि उनको मैनेज कैसे किया। फिर हमने पढ़ा कि केयर करने के साथ साथ उनको ब्रीड भी तो कराना जरूरी है, मेटिंग भी तो जरूरी है, अदरवाइज उनकी पॉपुलेशन कैसे बढ़ाओगे? 10 एनिमल से एक फार्म बनाए, क्या वो हमेशा 10 रहेंगे? नो, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं ब्रीड के बाद, मेटिंग के बाद उनकी, जैसे मैंने काउ में बताया ना, मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। वंस अ काउ गिव बर्थ टू ए काफ, उसके बाद उसका एग प्रोडक्शन बढ़ता है, राइट। तो ब्रीडिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है मैनेजमेंट का। ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? मीटिंग करना। और ब्रीड का मतलब क्या होता है? नस्ल की, ग्रुप ऑफ एनिमल्स जिनके एंसेस्टर सेम से, वो काफी रिलेटेड है एक दूसरे से, फीचर्स में, साइज में, जनरल अपीयरेंस में। यहाँ आपको काफी कंफ्यूजन होंगे, फिर से सुनो इसको ध्यान से कि एनिमल ब्रीड आप दो तरीके से करा सकते हो, इन ब्रीडिंग, ठीक है, और एक क्या है? आउट ब्रीडिंग। इसमें पहले आप समझो, इनका मतलब होता है अंदर ही ब्रीड, अपनी ही ब्रीड के अंदर ही एनिमल मेट कर रहे हैं, सेम ब्रीड है, सेम एंसेस्टर है, सब कुछ सेम है, वो ब्रीड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके फायदे भी होंगे और इसके नुकसान भी होंगे, क्योंकि वो ब्रीड चेंज नहीं हुई। एक तरह से आप कह सकते हो कजन्स और भाई बहन ही है वो। एक काउ है, यहाँ मैंने लिखा है, और एक बुल है, इनकी ब्रीड सेम है, इनके एंसेस्टर सेम से 4 से 6 जनरेशन तक इन्हीं की मेटिंग हो रही है। इनकी मेटिंग हुई, काफ पैदा हुए, कई काफ पैदा हुए, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल्स भी हो सकते हैं, इनमें फिर देख लिया आपस में तो ये कजन्स या ब्रदर सिस्टर ऐसा ही कहलाएंगे ना, लेकिन फिर इनमें मेटिंग करवा दी, राइट। मेटिंग करने के बाद नेक्स्ट जनरेशन आएगी, फिर उनमें सुपीरियर मेल देख लेंगे, सुपीरियर फीमेल देख लेंगे। यहाँ आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सुपीरियर कौन होगा, हमें कैसे पता चलेगा? सुपीरियर वो काउ होगी जिसकी मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा हो और अच्छी हो। बैल वो वाला सुपीरियर होगा जिसका मीट प्रोडक्शन ज्यादा हो, जो स्ट्रॉन्ग ज्यादा हो, ठीक है, एग्रीकल्चर वर्क ज्यादा करता हो, या जिसका मीट प्रोडक्शन ज्यादा हो। तो इस तरह से सुपीरियर मेल और फीमेल चेक, जिसका जेनेटिक कंटेंट अच्छा हो, इस तरीके से। और ये सब अगर चलता गया एक ही ब्रीड में, सेम एंसेस्टर्स में, ये हम करते जा रहे हैं,
तो कुछ तो बेनिफिट्स भी हैं। प्योर लाइन्स आएंगी, प्योर लाइन्स का मतलब है सेम कैरेक्टर हर बार आएगा, ठीक है। डिजायर्ड कैरेक्टर फिक्स हो जाएंगे और लेस डिजायरेबल एलिमिनेट हो जाएंगी ना। रिसेसिव डोमिनेंट जीन्स का गेम होता है, ये हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे कि रिसेसिव साथ आ जाते हैं या फिर डोमिनेटिंग साथ आ जाते हैं। सुपीरियर जीन्स की एक्यूमुलेशन हो सकती है, एक जनरेशन में यूनिफॉर्मिटी आती है, ये सेम ही कैरेक्टर्स एक एक वंश के बाद चलते ही जा रहे हैं, ठीक है। बट इसके नुकसान भी बहुत जबरदस्त हैं। एक टाइम के बाद फर्टिलिटी पावर खत्म हो जाएगी क्योंकि वेरिएशंस नहीं आ रही ना, एक ही परिवार में वहीं पे ही ब्रीड मेटिंग होती जा रही है, बाहर से कोई नए जीन्स इंट्रोड्यूस ही नहीं हो रहे हैं, तो एक वक्त के बाद फर्टिलिटी कम हो जाएगी, बर्थ डिफेक्ट आने के चांसेस रहेंगे, जेनेटिक डिसीजेस बहुत हो जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद कोई ट्रेड को आप इंप्रूव नहीं कर सकते। जहां आप एक तरफ कह रहे हो कि यूनिफॉर्मिटी आ रही है, सेम कैरेक्टर ही चले आ रहा है, ठीक है, वहीं दूसरी तरफ ये भी तो देखो ना, कुछ नया तो नहीं आ रहा, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। अगर आप कोई कैरेक्टर इंप्रूव करना चाहते हो तो वो कैसे होगा, एक ही उसमें चली जा रही है ब्रीडिंग, राइट। तो ये जब ये जो लॉस होते जा रहे हैं इसको कहा जाता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। फर्टिलिटी प्रोडक्टिविटी का कम हो जाना। अगर आप इसको दूर करना चाहते हो देन गो फॉर द आउट क्रॉसिंग, ठीक है। आपको ब्रीड चेंज नहीं करनी है, सेम ब्रीड के एनिमल में ही मेटिंग कराओगे, बट वो रिलेटेड नहीं होने चाहिए, उनके एंसेस्टर्स अलग अलग होने चाहिए। ये इसका क्या है सोल्यूशन। अगर हम आउटब्रीडिंग में जाते हैं, आउटब्रीडिंग एज द नेम इंडिकेट, ब्रीड तो बदली गई यहाँ पर, ठीक है। तीन पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ब्रीड सेम हो, आउट ऑफ जाना है, आउट ऑफ रूल जाना है, यहाँ पे आउट वर्ड लिखा हुआ है। एक पॉसिबिलिटी है कि ब्रीड सेम हो बट एंसेस्टर सेम ना हो, तो इसको कह दिया आउट क्रॉसिंग, ठीक है। ये उसका सोल्यूशन था कि आप ब्रीड चेंज ना करो, एंसेस्टर्स चेंज होने चाहिए। फिर एक ऑप्शन है कि ब्रीड ही अलग हो गई, ठीक है। फिर एक और ऑप्शन है कि स्पीशीज ही अलग हो गई, राइट। तो ये तीन ऑप्शंस बनते हैं कि ब्रीड सेम हो, एंसेस्टर्स अलग अलग हो, आउट क्रॉसिंग, ब्रीड ही अलग अलग हो, क्रॉस ब्रीडिंग, स्पीशीज अलग अलग हो, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये आउट ब्रीडिंग के ऑप्शंस में आ जाते हैं, ठीक है। किरण के पास एक वीडियो था, वो शेयर करेगी, उसको सुनना, काफी अच्छा था वो वीडियो, उसमें ये सारा बताया गया है। आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ये अच्छे से लर्न होनी चाहिए आपको। आउट इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, दो चीजें हैं, ठीक है। और आउट ब्रीडिंग में फिर आगे आती है आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तीन ऑप्शंस हैं कि ब्रीड चेंज नहीं होनी चाहिए, ब्रीड चेंज हो गई, ब्रीड चेंज नहीं हुई, एंसेस्टर्स अलग अलग थे, या स्पीशीज ही चेंज हो गई। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन को नेचर सपोर्ट नहीं करती है। अगर ऐसा होता है तो वो उससे जो आने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, दो अलग अलग स्पीशीज मेट नहीं कर सकती। अगर वो फोर्सफुली कराई भी जाती हैं किसी पर्पज से, तो उनके आगे आने वाला ऑर्गेनिज्म क्या होगा, फर्टाइल नहीं होगा, वो नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म नहीं दे सकता। बेटर है कि इस चैप्टर को फिर से बुक से रीड करना, नोट्स से भी रीड करना, एनिमेशन देखो, स्टिल कोई डाउट आता है हम फिर रिपीट करेंगे। ये थे नेचुरल ब्रीडिंग के मेथड, कि एक मेल और फीमेल में नेचुरल तरीके से मेटिंग हुई और आगे नए बच्चों का जन्म हुआ, काफ जिसको हम बोल रहे हैं। फिर आता है, जैसे देखो ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल लेते हैं, मैक्सिमम क्या है कि दिक्कत नहीं आती, कपल्स होते हैं, ठीक है, नई जनरेशन को इजीली वो जन्म दे सकते हैं। बट अगर किसी को दिक्कत आ गई, मेल या फीमेल में, कई साल बीत गए, उनकी आगे आने वाली जनरेशन अभी आई नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत है मेल या फीमेल को, तो वो आर्टिफिशियल मेथड के लिए जाएंगे। ऐसे ही एनिमल्स में भी होता है, नेचुरल मेटिंग भी हो सकती है और लेबोरेटरी कंडीशंस में आर्टिफिशियल तरीकों से भी किया जा सकता है। इसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट इसीलिए बोला गया क्योंकि लेबोरेटरी कंडीशंस में है, कंट्रोल्ड इसीलिए बोला गया क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में होती है, इंसानों के कंट्रोल में होती है। ये आर्टिफिशियल मेथड ऑफ ब्रीडिंग है। ध्यान देना कि इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग नेचुरल मेथड्स थे, ठीक है, ये है आर्टिफिशियल मेथड। इस पे बहुत बार क्वेश्चंस, ये चैप्टर का एक बहुत अहम हिस्सा है, इन ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और ये आर्टिफिशियल मेथड, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और प्लांट ब्रीडिंग से। ये मैनेजमेंट में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रहते, फिर भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, CBE, जरूरी नहीं है कि आप शॉर्ट में लिखो। इसके दो तरीके हैं, IUI करना और मोइट करना। ये IUI सेम इंसानों के जैसा ही है।
आप जब भी ऐसी कोई टर्म्स आती हैं, आप उसके नाम को समझो। आई मतलब इंट्रा, यू मतलब यूटेराइन, आई मतलब इंसेमिनेशन। मेल का सीमेन, मेल का स्पर्म फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में डाल देना इज नोन एज द इंसेमिनेशन, राइट? इंसेमिनेट कर दिया। नेचुरल भी होता है, नेचुरल मेटिंग तो है ही है, आर्टिफिशियल तरीके से भी कर सकते हो। क्या किया जाता है कि एक बुल है, ठीक है, सुपीरियर क्वालिटी का है, पता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे हैं, उसका सीमेन कलेक्ट कर लिया, ठीक है। सीमेन कलेक्ट करने के बाद अब उसको इमीडिएटली किसी काऊ के अंदर इंसर्ट भी कर सकते हैं। अगर उस टाइम पे नहीं करना तो उसको कुछ वक्त के लिए लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर फ्रीज भी किया जा सकता है। ये सेम वही प्रोसेस है जो इंसानों में भी होता है। फ्रीज कर दिया, फिर कुछ वक्त के बाद उसको किसी फीमेल के, जिससे भी करवाना चाहते हो, उस फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर इसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये क्यों करना है? ये तब भी आप कर सकते हो, मान लो एक एरिया है जहाँ काउज हैं लेकिन बुल्स अवेलेबल नहीं है, या बुल्स हैं लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं है, और पता है कि दूसरे गांव में, दूसरे शहर में कोई अच्छी क्वालिटी का बुल है जिसकी ब्रीड बहुत अच्छी है, आप हाइब्रिड बनाना चाहते हो, ठीक है। तो आप दूसरे शहर में या तो दो तरीके हैं, या तो बुल को ही वहीं लेकर आया जाए, नेचुरल मेटिंग जो बड़ा ट्रबलसम हो सकता है, टाइम टेकिंग है, मनी कंज्यूमिंग है। दूसरा तरीका क्या है कि उसके सीमेन को ही कलेक्ट करके लाया जा सके, फिर फीमेल के अंदर उसको इंजेक्ट किया जा सके। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, यूटेराइन मतलब यूट्रस, इंसेमिनेशन का मतलब होता है इंसेमिनेट कर देना, डायरेक्टली काओ के यूट्रस के अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के रास्ते के थ्रू डायरेक्टली उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एक फाइन नीडल के थ्रू ये इंजेक्ट कर दिया जाता है डायरेक्ट यूट्रस में। ये ह्यूमंस में भी होता है, जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते उसमें एक तरीका ये भी है कि ऐसा भी किया जा सकता है। फायदे क्या होंगे? जेनेटिक इंप्रूवमेंट होगी, आप बहुत अच्छे जेनेटिक क्वालिटीज वाले बुल का सीमेन यूज कर सकते हो। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का खतरा कम हो जाएगा जब वो नेचुरली मेट ही नहीं करेंगे। मान लो बुल को कोई सेक्सुअल डिसीज है तो वो फीमेल में कैसे आएगी? आपने तो सीधा सीमेन ही उसका ट्रांसफर किया है। इकोनॉमिक सर्विसेज है, खर्चा कम रहेगा, बैल को लेकर आना, मेट कराना, उसका खर्चा बचता है, ठीक है। सुपीरियर मेल की फीमेल से मेट करा सकते हो, चाहे वो दूसरे शहर, दूसरे गांव में हो, ठीक है। तो इसका यही फायदा यही है कि कुछ एरियाज में कंपैटिबल गुड ब्रीड के बुल नहीं है, तो आप दूसरे एरिया से सीमन ला सकते हो, डायरेक्टली उसी टाइम लाकर इंजेक्ट कर दिया या फिर फ्रीज कर दिया और बाद में किया फर्दर यूज के लिए, ठीक है। ये सब किया जा सकता है, ठीक है। तो कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, राइट। कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब है आर्टिफिशियल मेथड्स है, ये आर्टिफिशियल तरीकों से किया जाता है, नेचुरल मेटिंग नहीं है मेल और फीमेल के बीच में। दो तरीके हैं, आईयूआई और मोइट। हम पहले आईयूआई के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग नेचुरल मेथड से ब्रीडिंग करने के। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, नाम में ही पूरी स्टोरी छुपी है इसकी, किसी भी फीमेल के यूट्रस के अंदर इंसेमिनेट कर देना इज नोन एज इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। क्या स्टेप पहला होगा? सीमेन को कलेक्ट किया जाएगा सुपीरियर मेल से, फिर उसको या तो आप इमीडिएटली यूज कर सकते हो या उसको फ्रीज करके रख सकते हो लेटर यूजेस के लिए। फिर उसको इंजेक्ट कर दिया फीमेल के यूट्रस के अंदर, काऊ की यूट्रस के अंदर, तो उसके बाद आप उसको वो फायदे क्या है इसके? जेनेटिक इंप्रूवमेंट हो सकती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस नहीं होंगी, नेचुरल मेट नहीं करेंगे, दूसरे एरिया से बुल को लाना, मेंटेन करना, उनको खिलाना पिलाना, उसका सारा खर्चा बचता है, इकोनॉमिक सर्विसेज हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका था। इसकी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें सक्सेस रेट कम है। जरूरी नहीं है कि वो स्पर्म एग से मिलेगा, फर्टिलाइज होगा, चांसेस काफी कम है। ह्यूमंस में भी ऐसा ही रहता है, तभी आईवीएफ किया जाता है, ठीक है। ये हम सारा रिप्रोडक्शन में बाद में पढ़ेंगे। तो सक्सेस रेट बहुत ज्यादा नहीं है। फिर एक मेथड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मोइट। इसके नाम को समझ लो पहले, नाम अगर समझ में आता है तो आप गलती नहीं करोगे इसको लिखने में। एम फॉर मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारे। यही इसको समझ लोगे, दोबारा रीड भी नहीं करना पड़ेगा, इसको अच्छे से समझो। ओव्यूलेशन, ओ फॉर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन का मतलब होता है एग बनना,
फीमेल के अंदर। एम्ब्रियो मतलब आपको पता होगा, मेल फीमेल गेमीट मिलते हैं, जाइगोट बनता है। कैसे हमारी लाइफ कैसे स्टार्ट होती है, मान लो ये मेल गेमीट है, ये फीमेल गेमीट है, ये फ्यूज हुए तो 2 सेल का एक स्टेज बनती है जाइगोट, फिर इस 2 सेल में डिवीजन होती है, 4 सेल बनती हैं, फिर ये 4 सेल किसमें तब्दील हो जाती हैं, 8 सेल के अंदर। 8 से 16 सेल्स बनती हैं, 16 से 32 बनती हैं। माँ के गर्भ में इस तरीके से हमारी ग्रोथ होती है, 2 सेल से एक फुल फ्लेज ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं, राइट। सेम ऐसा ही यहाँ पर है कि एक स्पर्म है, एग है, सिंगल सेल होती है, वो डबल बनती है और फिर आगे आगे डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। तो एम फॉर मल्टीपल, बहुत सारे, ओ फॉर ओव्यूलेशन, एग्स बनाना, ई फॉर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का मतलब होता है 8 से 32 सेल वाली जब स्टेज आ जाती है, टी का मतलब ट्रांसफर, ट्रांसफर कर देना। हमने यहाँ क्या समझा था, किसी यूट्रस के अंदर सीमेन को इंजेक्ट करना, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, राइट। ये कहता है मोइट, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, दोनों ही कंट्रोल्ड ब्रीडिंग में आते हैं, दोनों ही आर्टिफिशियल मेथड है, दोनों ही साइंटिस्ट या जो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन में किए जाते हैं, नेचुरल मेथड्स ये नहीं। देन व्हाट अबाउट द मोइट, मोइट में क्या किया जाता है, एक आराम से चीज को समझो, एक जो नॉर्मल काउ होती है, हेल्दी काउ, वो अपनी एक साइकिल के अंदर, इनकी भी जैसे ह्यूमन फीमेल्स में साइकिल होती है वैसे इनमें भी साइकिल्स होती है। एक फीमेल काउ अपनी पूरी एक साइकिल के अंदर एक एग बनाती है, ठीक है। हमारी जो साइकिल होती है 28-30 डेज की होती है ह्यूमन फीमेल्स के अंदर। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट इज, जब एक फीमेल चाइल्ड, एक गर्ल माँ के पेट में होती है, उस वक्त उसकी ओवरीज में मिलियन ट्रिलियंस ऑफ एग्स बन रहे होते हैं उस वक्त भी। लेकिन बॉय, जो बेबी बॉय होता है, उसके स्पर्म सिर्फ तब बनने लगते हैं जब वो 13-14 साल का हो जाता है, प्यूबेरिटी एज जब आने लगती है उसकी, ठीक है। तो फीमेल काउ में क्या होता है, हर इस अर्थ पे, धरती पे, हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक तरीका है, अपना एक सिस्टम है बॉडी का। हम यहाँ फीमेल काउ पे फोकस करेंगे, काउस पे। एक काउ, इसको आराम से एक स्टोरी की तरह समझो, अपनी एक साइकिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एग बनाती है, लेकिन हमारी बॉडी में 6, 8, 10, 12, 15 इतने एग्स बनते हैं लगभग एक साइकिल के अंदर। तो फीमेल काउ क्या एक ही एग बनाती है, इसका मतलब अगर वो एक एग फर्टिलाइज होता है तो कितने बच्चे पैदा हो सकते हैं, कितने ऑफस्प्रिंग हो सकते हैं, सिर्फ एक, क्योंकि एग एक है ना, तो एक एग है तो एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, तो एक ही ऑर्गेनिज्म बन सकता है, राइट। फीमेल का गेस्टेशन पीरियड जैसे हमारा 9 मंथ्स का गेस्टेशन पीरियड होता है, इनका भी लगभग इतना ही होता है, 283 दिन जिसको बोलते हैं, 283 डेज। एक नॉर्मल काउ अपनी एक साइकिल में, अपनी लाइफ में नहीं, यहाँ ध्यान रखना, हर महीने, हर जो इनके कुछ दिनों की साइकिल होती है उसमें एक एग बनाती है सिर्फ। अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है उस वक्त, तो एक ही बच्चा पैदा होगा, एक ही ऑफस्प्रिंग होगा। यहाँ पे क्या करना है, मल्टीपल ओव्यूलेशन करानी है, कि फीमेल को एफएसएच का इंजेक्शन दे दिया, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का इंजेक्शन दे दिया। अब क्या करेगी वो, एक की जगह 6 से 8 एग बनाएगी। पहला स्टेप क्या है, मल्टीपल ओव्यूलेशन। जो फीमेल काउ एक साइकिल में सिर्फ एक एग बनाती थी, हमने उसको कितने बनवा दिए, 6 और 8 एग्स, यहाँ तक काम हो गया। हाँ, उसको या तो किसी मेल बुल के साथ मेट करा दिया जाएगा नेचुरली, या आईयूआई कर दो, सीमेन ले और इंजेक्ट कर दो, ठीक है। कैसे भी मेथड यूज कर सकते हो। पर्पस क्या है, इन 6 से 8 एग जो बन गए हैं, 6, 7, 8, इन सबको फर्टिलाइज करना है, चाहे नेचुरली कर दो चाहे आर्टिफिशियल कर दो। सपोज ये सारे फर्टिलाइज हो गए, अब माँ के गाँव के यूट्रस के अंदर ये ग्रो करना भी शुरू करेंगे। तब तक इन अल्ट्रासाउंड किया जाता है बार बार, तब तक ग्रो करवाते हैं जब तक वो 8 to 32 सेल स्टेज पे नहीं पहुंच गया। फीमेल की एक एग था, ये क्या हो गया, सीमेन से स्पर्म आ गया, 2 सेल स्टेज आ गई। इसको तब तक अलाउ करते हैं जब ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 स्टेज ना आ जाए सेल वाली। जब 32 सेल स्टेज, इस तरह से 32 सेल स्टेज का एक मास बन जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो, ठीक है। अब इस एम्ब्रियो को उस यूट्रस में 8 गाय के बच्चे नहीं पल सकते, इतना यूट्रस बड़ा नहीं होता कि आप वहां 6 से 8 एम्ब्रियो वहीं छोड़ दो।
कोई ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी। कुदरत ने जो बनाया है वो एक के लिए ही बनाया है, एक एग बनाती है, उसके यूट्रस में एक ही काफ जो है वो सरवाइव कर सकता है, ठीक है। तो 8 बच्चे कैसे रह सकते हैं? अब क्या किया कि एम्ब्रियोज बन गए उसके यूट्रस के अंदर। ध्यान दो, काउ एक ही एग बनाती थी अपनी लाइफ साइकिल, अपनी सॉरी पर अपनी मंथली साइकिल के अंदर, उसको एफएसएच के इंजेक्शन दे दिए, एग प्रोडक्शन बढ़ा दी, मल्टीपल ओवुलेशन कर दी, तो अब वो 6 से 8 एग बनाएगी। फिर उसको फर्टिलाइज करा दिया, चाहे नेचुरल मेटिंग कराओ चाहे आर्टिफिशियल मेथड से कराओ। मेटिंग कर दी, फर्टिलाइज हो गए, तो उसको अंदर ही रखा जाएगा, छोड़ दिया जाएगा जब जब तक वो इतनी सेल स्टेज पे ना आ जाए। इसको हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो। अब इतने एम्ब्रियोज उसके पेट में, यूट्रस में हम नहीं छोड़ सकते, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब क्या किया, उन एम्ब्रियोज को बाहर निकाल दिया, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज विदाउट एनी सर्जरी। कोई सर्जरी नहीं करते हैं, सीधा उसके जेनिटल ट्रैक्ट में कैथेटर डालकर हाथ के जरिए वो एम्ब्रियोज केयरफुली बाहर निकाल लिए जाते हैं। बाहर निकालने के बाद सरोगेट मदर्स में डाल देंगे। सरोगेट मदर्स होते हैं, सपोज आप कह दो, जिनका यूट्रस सिर्फ यूज किया जा रहा है किराए पे एक तरह से। ये ह्यूमंस में भी है ये टेक्निक। कई फीमेल्स ऐसी होती है जिनका यूट्रस अच्छा नहीं होता, जो कभी माँ नहीं बन सकती, तो उनके एग्स लेकर फर्टिलाइज करके किसी और के यूट्रस में डाले जाते हैं, लेकिन जेनेटिक कैरेक्टर उसी के आएंगे जिसका एग है, ठीक है। तो ये एम्ब्रियोज सरोगेट मदर इनको बोलते हैं, सेरोगेसी इनको बोलते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगी, क्लियर हो जाएगा। 8, मान लो 8 एम्ब्रियोज थे, 8 सरोगेट मदर ले ली हमने। देखो ये एक मेन हमारी काउ थी, ठीक है। इससे हमने कितने निकाले बाहर? 8 एम्ब्रियोज। इन 8 एम्ब्रियोज को 1 2 3 4 5 6 7 8, सपोज 8 काउस के यूट्रस में डाल दी। अगर कोई हादसा नहीं होता, कोई मिस हैपनिंग नहीं होती, तो आने वाले जेस्टेशन पीरियड 283 डेज के बाद ये आठों की आठों एक एक काफ को जन्म देंगी, ठीक है। हमने क्या किया, मल्टीपल ओव्यूलेशन करी, उस काउ के अंदर एग की प्रोडक्शन को इनहांस किया, राइट। हमने एग प्रोडक्शन इनहांस कर दी। अब क्या हुआ, मल्टीपल एग्स बन गए। फिर हमने मल्टीपल एग्स जो थे, मल्टीपल जो ये एग्स थे, इनको एम्ब्रियो बनने दिया, फर्टिलाइज कराया, इधर नेचुरली और आर्टिफिशियली, ये मैटर नहीं करता कि आप कैसे करा रहे हो, मैटर ये करता है कि वो फर्टिलाइज होने चाहिए सिर्फ। फर्टिलाइज होने के बाद उन एम्ब्रियोज को निकाल कर 8 सरोगेट मदर के अंदर डाल दिया। तो हमने क्या किया, अब 283 ये 279 जितना भी जेस्टेशन पीरियड उसका था, उसमें वैसे तो एक ही काफ पैदा होता, ठीक है, बट अभी 8 काफ इकट्ठे पैदा होंगे अलग अलग काउ से। तो इसको क्या बोला गया, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। काउस के साथ साथ शीप्स में, रैबिट में, बफेलोज में, हॉर्सेस में ये ऑलरेडी यूज किया जा चुका है, ठीक है। तो अब इसमें फायदा क्या हुआ, हमने क्या बढ़ा दी, ईल्ड बढ़ा दी। ईल्ड ही तो बढ़ाई है हमने, जहां इतने गेस्टेशन पीरियड में सिर्फ एक बच्चा पैदा होता गाय का, अब वो कितने पैदा होंगे, 8, 6 या फिर 8, मैक्सिमम 8 है, 5 6 7 कितने भी हो सकते हैं। ये देखो इस इमेज में ये दिखाया गया है क्लियरली। काउ ली, ऐसी काउ सिलेक्ट कर ली जो जेनेटिकली बहुत बढ़िया है, जिसका मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, मिल्क की क्वालिटी बहुत ज्यादा है, हमें इसके जीन्स चाहिए। काउ सेलेक्ट कर ली, सुपीरियर वाली काउ होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। सुपीरियर काउ का मतलब होता है जिसकी मिल्क की क्वालिटी भी हो प्लस क्वांटिटी भी हो, क्योंकि हमारे को इसके जीन्स चाहिए। इसको एफएसएच के हार्मोन दे दिए, एफएसएच के हार्मोन देते ही, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन देते ही एक से कितने एग बनने लग जाएंगे, 6 से 8, मैक्सिमम 8 बन सकते हैं, मिनिमम 2 3 4 5 6 कितने भी बन सकते हैं, ठीक है। अब एग्स बनते ही, ये सब अल्ट्रा अंडर ऑब्जर्वेशन काम होता है, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट है, ये ध्यान से किया जाता है, साथ साथ स्कैन करते जाते हैं कितने एग्स बन रहे हैं, कितने फर्टिलाइज हो रहे हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड है, देखो आपने एफएसएच दिया,
जरूरी तो नहीं है ना 8 के 8 एग्स बन जाएंगे, हो सकता है 5 बने, हो सकता है 4 बने सिर्फ। फिर उनको मेट करा दो, या तो नेचुरल मेट करा दो सुपीरियर बुल से, आसपास सुपीरियर बुल नहीं है तो सीमन कलेक्ट करके ले आओ और इंजेक्ट कर दो, किसी भी तरीके से करो। पर्पस क्या है कि ये एग्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, फर्टिलाइज्ड। फर्टिलाइज होंगे, क्या बना आपका, जाइगोट। जाइगोट डिवाइड होता गया, अल्ट्रासाउंड कर करके चेक करते रहते हैं कि कब ये वाली स्टेज आती है। इस स्टेज को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। इस स्टेज के बाद उसको वहां नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि फिर वो इम्प्लांट हो जाएगा और निकालना मुश्किल हो जाएगा। अब या तो इनको प्रिजर्व करके रख दो लिक्विड नाइट्रोजन पे, एम्ब्रियोस का अगर आप इतनी सेल स्टेज पर निकाल कर -190 डिग्री में लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करोगे ना, तो सालों तक उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो उसी स्टेज पे ही प्रिजर्व रहेंगे। इंसानों के एम्ब्रियोस भी किए जाते हैं, ये इसी स्टेज पे रहेंगे जहां आपने छोड़े थे, ठीक है। या सरोगेट मदर्स के अंदर उसको ट्रांसफर कर दो। सरोगेट मदर होती है जिनके सिर्फ यूट्रस को यूज किया जाता है, इनके जेनेटिक फीचर्स का कोई मैटर ही नहीं है। अब कितने काफ प्रोड्यूस होंगे, जितने वो फर्टिलाइज एम्ब्रियोज हमने उसके अंदर डाले थे। ये देखो इसमें दिखाया गया है, ये बुल से स्पर्म लिया, ये काउ है, मल्टीपल ओव्यूलेटेड काउ है जिसमें बहुत सारे एग्स बने थे, इसके स्पर्म इसमें इंजेक्ट करा दिए। अब ये देखो इस तरीके से सेल स्टेज बन जाती है, एम्ब्रियोज बने, एम्ब्रियोज को अलाउ किया कि वो डिवाइड हो जाए, ये एम्ब्रियोज लेकर किसी भी सरोगेट मदर्स के अंदर डाल दिए। 8 एम्ब्रियोज तो है, 8 सरोगेट मदर में डालोगे, 6 है तो 6 में, 5 है तो 5 में, तो उतने ही काफ उससे प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो आपने क्या किया था, मल्टीपल ओव्यूलेशन करी थी, उसके बाद एम्ब्रियोज का ट्रांसफर किया था एग्स। मैक्सिमम स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ऐसा है जो बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, राइट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत बार पूछा जाता है। तो मैक्सिमम बच्चे क्या लिख जाते हैं कि एग का ट्रांसफर किया था, इसके नाम को समझो ना तो गलती हो ही नहीं सकती। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, आपने एग्स का मल्टीपल प्रोडक्शन करना है, लेकिन ट्रांसफर किसको करना है आपने, एम्ब्रियोज को, आप एग्स को ट्रांसफर नहीं कर रहे हो। तो इस केस में भी आपने क्या किया, ईल्ड तो बड़ी बड़ी, देखो एक बच्चे से कहा 6 से 8 बच्चे पैदा हो रहे हैं, प्लस क्वालिटी भी बढ़ रही है। आप मनचाही काउ चूज कर सकते हो जिसके जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लगता है कि वाकई में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो ये देखो हमने अब तक क्या पढ़ा था, जैसे मैनेजमेंट जरूरी है वैसे ही एनिमल ब्रीडिंग भी बहुत जरूरी है। मैं यहाँ डिफाइन नहीं करूंगी ब्रीड क्या है, मेट क्या है, ब्रीडिंग क्या है। ब्रीडिंग पता है आपको, रिप्रोडक्शन एक तरह से कह सकते हो। ये 2 तरीके से हो सकती है, इन ब्रीडिंग कर सकते हैं हम, और हम क्या करा सकते हैं, इनकी आउट ब्रीडिंग, राइट। इन ब्रीडिंग का मतलब क्या है, बस सिंपल 2 चीजें आपको याद रखनी है, सेम ब्रीड होनी चाहिए, जिनके एंसेस्टर्स भी क्या हो, सेम हो। आप कह सकते हो ये भाई बहन कजन्स ही हैं जो आपस में मीट कर रहे हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और इसकी कुछ क्या है, डिसएडवांटेजेस भी। मैक्सिमम क्वेश्चन इसके डिसएडवांटेज पे पूछे जाते हैं, जिसको कहा जाता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। जब एक ही परिवार में एक ही ब्रीडिंग में लंबे समय तक ब्रीड होती रहेगी तो उनकी फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों डाउन चली जाती हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। और इसका हल क्या है, आउट क्रॉसिंग। ध्यान देना, आउट ब्रीडिंग नहीं लिख दोगे, आउट क्रॉसिंग। फिर हम आते हैं आउट ब्रीडिंग के ऊपर। इसमें आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप ब्रीड को सेम रखो, बट उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि ब्रीड सेम रहनी चाहिए बट उनके पूर्वज अलग होने चाहिए। ये नोट पैड पे इतना क्लियर लिखा नहीं जाता, आप पढ़ चुके हो तो आई थिंक आप समझ लोगे। उसके बाद फिर ब्रीड डिफरेंट हो, ये भी तो ऑप्शन है, स्पीशीज ही डिफरेंट हो, 3 ऑप्शन है। आप आउट में जा रहे हो, आउट ब्रीडिंग जा रहे हो। इन आउट ब्रीडिंग का यह मतलब है कि इन ब्रीडिंग से अलग काम कर रहे हो। ध्यान देना, आउट ब्रीडिंग का मतलब ये नहीं है आउट ऑफ ब्रीड जा रहे हो। आउट ऑफ ब्रीड जाने का मतलब होता है क्रॉस ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग का मतलब होता है आप इन ब्रीडिंग से हटके काम कर रहे हो। जब आप ब्रीड सेम रखते हो, एंसेस्टर्स अलग रखते हो, तो इसको आप कहते हो आउट क्रॉसिंग। आपने ब्रीड सेम रखी है लेकिन आपने सिर्फ क्या किया है, एंसेस्टर अलग कर दिए उनके, पता नहीं है, पूर्वज सेम नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो वेरिएशंस आएंगी आएंगी। और ये किसका हल है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का। आपने क्या किया, ब्रीड ही अलग कर दी, इसको नाम दिया जाएगा क्रॉस ब्रीडिंग का। स्पीशीज अलग कर दी, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। 2 अलग अलग स्पीशीज नेचुरली मेट नहीं करती,
अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर कैप्टिविटी, साइंटिफिक पर्पज से की जा सकती हैं। एक तो ये सारा कुछ तो क्या था आपका नेचुरल, ठीक है। फिर आते हैं उसके बाद आता है इसमें कि आर्टिफिशियल मेथड्स कौन से हैं। आर्टिफिशियल मेथड मैंने आपको बताया अभी, दो मेथड, एक तो नेचुरल मेड करा लो आप, या करा सकते हैं आप एनिमल्स का आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड में क्या आते हैं, आई यू आई, जिसको आपने क्या बोला, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, और एक आता है MOET, M फॉर मल्टीपल, O मतलब ओव्यूलेशन, E फॉर एम्ब्रियो एंड T फॉर ट्रांसफर टेक्निक। IUI में क्या करते हैं हम, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन किया जाता है, बुल का सीमेन लेकर फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, यूट्रस के अंदर वो इंजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसके सक्सेस रेट भी है काफी, इसके फायदे भी हैं, लेकिन इसका नुकसान क्या है कि सक्सेस रेट बहुत ज्यादा जरूरी होगा, ये जरूरी नहीं है। मोइट में क्या किया आपने, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, ठीक है। एक काउ को यूज किया, एक काउ के जेनेटिक ट्रेट्स को आपने यूज कर लिया, बाकी काउस को एज अ सरोगेट मदर्स आपने यूज किया। इसको आज पढ़ना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद कोई डाउट आता है तो मुझसे डिस्कस करना।